होएगा अच्छा। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन ऑल ऑफ यू सर। तो चलो सर, थर्सडे इवनिंग है, मतलब जीएसटी क्लास है। तो जीएसटी में क्या होगा सर? जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग चल रहा था। तो रिटर्न फाइलिंग इन द सेंस जीएसटी रिटर्न करना, मतलब बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो तो बस फॉर्म फिलअप का एरिया है सर। आपको पोर्टल में जाना होता है, लॉगिन करना होता है और एज पर दी डायरेक्शंस फिलअप करना होता है। बट रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी रिटर्न में बस इतना फर्क है, रिटर्न जीएसटी रिटर्न जो होता है उसमें आपको बेसिकली इन सीए एडुकेशन, इन सीएमए, एज वेल एज इन कंपनी सेक्रेटरी, इसमें बेसिकली आपको मेन फोकस क्या किस में किया जाता है? प्रोविजंस पे। मतलब आपको नियम पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दी लॉ। ओके, कि जीएसटी रिटर्न के बारे में जरूरी लॉ क्या है। ठीक है, तो मेन फोकस एरिया वही होगा हम लोगों का भी। बीच बीच में आपको मैं पोर्टल दिखाता रहूंगा, बस जब भी आपको मौका मिले कभी भी प्रैक्टिकल करने का, चाहे इंस्टीट्यूट का जो आईटी रिटर्न फाइलिंग या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कोर्सेस हो, है ना, या फिर जब आप लोग किसी फार्म में ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, तो इस पीरियड में या कंपनी के अंडर में हो, तो उस दौरान आपको ये मौका मिल जाएगा कि रिटर्न फाइलिंग अल्टीमेटली प्रैक्टिकली कैसे करना है। बट एक बात याद रखना सर, प्रैक्टिकली करने से पहले रूल्स अगर पता है तो बाकी चीज बेसिकली फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, बाकी चीज बेसिकली फॉर्म फिलअप होता है। तो पूरा फोकस प्रोविजंस पे करो, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग में मेनली क्या क्या चीज याद करना चाहिए और समझना चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस वीक में मैंने डिस्कशंस कर चुका सर। अगर किसी ने प्रीवियस वीक का क्लास मिस किया है, बहुत वाइटल डिस्कशन था। अगर बाई चांस आप लोगों में से किसी ने भी क्लास मिस किया है, प्लीज एक बार गो थ्रू करो। अगर भूल गए हैं तो रिवाइज करो। तो फिर आज क्या होगा सर? सर आज मैं आपको थोड़ा ए टी जेड, मतलब क्या बोलूंगा सर, ए टू जेड जो भी मैं रिटर्न में पहले भी समझाया था उसको थोड़ा सा रिविजन करवाऊंगा शॉर्ट में। ठीक है, मतलब समरीटिकल रिविजन बोल सकते हो। और जीएसटी रिटर्न से एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है उस पर मैं आज फोकस करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जीएसटी रिटर्न रिलेटेड क्या चीजें आज चर्चा होगा। समझ में आ रहा है? हेलो, रे बुझे যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? मतलब अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं, बस रिटर्न क्या है इसके ऊपर बात कर रहा था। बस इतना बता दो कि क्या समझाने मतलब जा रहा हूँ सर, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलो सर, चलो चलो, कहाँ चले? जीएसटी रिटर्न को समझने। सर देखो, आपको क्या क्या चीजें जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात सर, मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ऑब्वियस बात है सर, ऑनलाइन है। ऑब्वियस बात है, ऑनलाइन है। आपको जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन में ही फाइल करना होता है सर। लेकिन रिटर्न फाइल करने के पीछे का क्या क्या चीजें जानना पड़ता है सर? सर उसी में तो बात मैं लास्ट वीक किया था। आज बार बार बोल रहा हूँ कि सर प्रीवियस वीक में बहुत अच्छे से चर्चा हुआ था प्रोविजंस रिगार्डिंग, और आज मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूँ ये भी प्रोविजंस रिगार्डिंग ही चर्चा होगा। बट एक शॉर्टकट रिविजन्स और फिर क्वेश्चन आंसर पे जाना। डिटेल्स चर्चा मैंने लास्ट वीक कर लिया था। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सर, अगर किसी को जीएसटी फाइलिंग करना है, मतलब जीएसटी का जैसे आपने अकाउंट्स मेंटेन कर लिया, ठीक है, जीएसटी रिलेटेड सारा डेटा मेंटेन कर लिया, सब कुछ करने के बाद आपको जाना है पोर्टल में। सर पोर्टल का साइट का एड्रेस दे चुका है यहाँ पर, या फिर आप अगर चाहो तो एक बार विजिट कर लो, घूम के आ सकते हो, कोई मना तो नहीं है। कहाँ जाना है सर? gst.government.in, ठीक है, यहाँ जाओ। यहाँ जाके ये पोर्टल है, यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, या फिर आपके क्लाइंट का। ठीक है, आप वहाँ पर एक यूजर नेम एंड पासवर्ड देके लॉग इन कर सकते हो। नॉर्मली दो तरह का इंसान यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। एक जिनका मतलब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हो, मेनली दो तरह का, मतलब एक जो टैक्स पेयर्स है, एक जो टैक्स पेयर्स है, और एक जो प्रैक्टिसनर है। मैं लास्ट दिन बता रहा था ना कि कौन जीएसटी प्रैक्टिसनर बन सकता है। लास्ट वीक बता रहा था कि नहीं बता रहा था? सैनॉन को याद होगा, आयन अगर क्लास किया है तो, रोशनी, नील,
जिनने भी क्लास Yes, किया sir, जरूर yes, उनको sir. पता होगा, है ना। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कैसे बनते हैं और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का क्या एग्जाम देना पड़ता है, मतलब देखो नॉर्मली सीए सीएमए के लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का एरिया बहुत हाई डिमांडिंग एरिया है, ठीक है, बिकॉज इंडिया में करेंटली कॉमर्स फील्ड में जो स्कोप है उसका जो बेसिकली देखो नॉलेज वाइज है ना सर, कोई भी बीकॉम वाले लोग भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि नॉर्मल बीकॉम से जो आ रहे हैं आजकल आजकल ठीक है, वो उतना नॉलेज नहीं लेके आ रहे। तो इसलिए नॉलेज का एरिया कहाँ बन गया, प्रोफेशनल कोर्स में, क्योंकि कॉलेज लेवल में नॉलेज पूरा नहीं हो रहा है। तो obvious बात है कि अगर आप सी में हो तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑलवेज मिलता है। सेकंड थिंग, आप सीबीआईसी का एग्जाम दे सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम होता है, जो हर साल नॉर्मली कॉन्डक्ट होता है, बट अभी लास्ट कुछ सालों से कोरोना के बाद से थोड़ा सा डिसकंटिन्यूएशन मोड में है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या रीजंस है जीएसटी काउंसिल का, लेकिन कभी भी डिक्लेरेशन में भी चालू हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है कि क्या है नहीं है, बट आपको मैं जो रूल्स हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बनना है और कैसे ढूंढना है आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं फॉर्म रिलेटेड बात करूँ तो लास्ट क्लास में ईच एंड एवरी फॉर्म के बारे में बात हो चुका है सर। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, वो भी अलग अलग है। जीएसटीआर 3B का भी एक मंथली फाइलिंग, एक क्वार्टरली फाइलिंग, जीएसटीआर 1 का भी मंथली, क्वार्टरली, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, ठीक है, मैं सब बोल दिया था सर, ऐसा कोई चीज नहीं था जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। हर फॉर्म के बारे में बात हुआ था कि जीएसटी रिलेटेड मैटर में किस काम में क्या फॉर्म का जरूरत पड़ता है। अगर बाई चांस आपने क्लास मिस किया या रिवाइज करना है, प्लीज कर लो सर, प्लीज कर लो, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज कर लो। तो gst.government.in, दिस इज द साइट ऑफ जीएसटीएन पोर्टल का, ठीक है। तो जीएसटीएन पोर्टल हो गया। अच्छा, ऑफलाइन यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन, अब क्या किससे करोगे, जो यूटिलिटीज आपको प्रोवाइड किया गया है, या जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। सर कौन होती है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, इनको नॉर्मली जीएसपीज कहा जाता है। इसके बारे में तो मैं जीएसपी के बारे में तो सबसे पहले मैं बात किया था बेसिक्स ऑफ जीएसटी में। अगर किसी ने बेसिक्स ऑफ जीएसटी कर चुके हैं उनको पता होगा, लाइव हो या बैकअप से, दे मस्ट नो कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स क्या है, ठीक है। मतलब बेसिकली इनके पास गवर्नमेंट के तरफ से काफी सारा परमिशन दिया गया है, जीएसटी सुविधा केंद्र या जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सर, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स का लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जीएसटी सुविधा सेंटर्स और जीएसटी सुविधा केंद्र, ठीक है, जिसके थ्रू से आप बेसिकली, ठीक है, ये देखो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स और जीएसपी, इनके थ्रू से आपको जीएसटी रिलेटेड सारा सर्विस भी मिल जाता है। समझ में आ रहा है सर, ठीक है, मतलब इनके पास सारा डेटा होता है। तो मैं कहने का मतलब ऐसा है कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने का आपके पास 3 तरीका है बेसिकली। मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न, या तो पोर्टल में जाके, या फिर ऑफलाइन यूटिलिटीज के थ्रू से, या फिर आप जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के पास जाओ जिनके पास जीएसपी ओपन खोलने का लाइसेंस है, जिन्होंने ले चुका है, ठीक है, आप उस तरह से कर सकते हो। जीएसपी लाइसेंस कैसे लिया जाता है आप यहाँ पर गवर्नमेंट साइट में जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, पार्टनर विद अस, वेंडर्स, मतलब सुविधा प्रोवाइडर्स का जो लिस्ट है, जीएसपी इकोसिस्टम्स कैसे काम करते हैं, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। देखने को मिल रहा है सर, ये गवर्नमेंट साइट्स है, मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ लोग जीएसपी कैसे बनते हैं, इनका पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स भी हैं, आईआरपी भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर्स के थ्रू से होता है। ये देखो जीएसपी एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया है सर, पूरा प्रोसेस दिया है। तो ये चर्चा मैं आगे आपके साथ करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर्स कैसे बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखता है, इन द इवॉल्विंग एनवायरनमेंट ऑफ न्यू जीएसटी रेजिम, it is envisioned that the GST Subhida providers concept is going to play a very important and strategic role. It is endeavor of GSTN, GSTN मतलब Goods and Service Tax Network, to build the GSP ecosystem, ensure its success by putting in a place an open, transparent and participative framework for capable and motivated enterprises and entrepreneurs. मतलब अगर आप, मतलब क्या बताऊं सर आपको, जीएसटी आज के डेट में एक इतना जरूरी है क्योंकि सरकार गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सोर्स है, और गवर्नमेंट इसलिए अलग अलग सुविधा केंद्र बना रहा है ताकि गवर्नमेंट के घर में जीएसटी टाइम पे पहुंच जाए। समझ में आ रहा है सर, बेसिक बात है सर, ठीक है। आप अगर बैकग्राउंड जीएसपी का, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, मैं आपको साइट से बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको बेसिक्स ऑफ जीएसटी में ही जीएसपी के बारे में एक अलग से नोट है।
बट आप डायरेक्टली साइड से पढ़ लो कि व्हाट इज जीएसटी। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैविंग बीन प्रोमुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द रोल आउट ऑफ जीएसटी बिल will be collective effort of central and state government, the taxpayers and the IT platform provider GSTN CBEC, the Central Board of Indirect Tax and Customs का and state tax departments. Beside these main participants, there is the big stakeholders. कौन कौन नॉर्मली होते हैं ज्यादातर किस में? चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट्स लाइक CSCMA, ठीक है, CSCMA एज वेल एज लॉयर्स, ठीक है, एंड सुविधा प्रोवाइडर्स, ठीक है, दे आर बेसिकली। इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? ERP कंपनीज, टैक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सब कुछ मिला के ये आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सर GSTN, और इस मैटर के साथ मार्केट में आजकल लोग GSTN का पार्ट भी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जाके ज्यादा चेक कर सकते हो कौन है, क्या मिशन, क्या विजन, यू कैन चेक इट एवरीथिंग, ठीक है। तो फिलहाल मैं और GST पे बात नहीं करूंगा, बस इतना आपको कह सकता हूँ कि GSTN पोर्टल, ऑफलाइन यूटिलिटीज एज वेल एज GST सुविधा प्रोवाइडर्स, देयर इज 3 मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बोलो सर, बात समझ में आ गया? हेलो, अरे इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। Yes, इतना sir. तो समझ ही गए सर, थैंक यू। देखो आप लोग GST में ये सारा चीज पढ़ चुके हो ना। एक GST में मेनली गवर्नमेंट के साथ क्या क्या कनेक्शन बनता है, ई-वे बिल का, ई-इनवॉइस का, है ना, यही सब मेनली है। तो ये देखो कैसे होता है, इनका प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा, है ना, इनके प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि GST सुविधा प्रोवाइडर्स एग्जैक्टली क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप लोग प्लीज जाओ और देखो, चेक करो कि किस तरह से GST बना जा सकता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं सर, मैं आपको आगे आगे और समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल फोकस करें। अच्छा, मैंने आपको लिस्ट ऑफ रिटर्न भी बता दिया था, आज भी एक बार वापस फटाफट बता देते हैं कि क्या क्या रिटर्न एक्चुअली भरना पड़ता है। GST Q1 ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है, पर फिर भी एक बार समरी कर रहा हूँ ना। GST Q1 पीरियडिसिटी क्या है इसका? मंथली स्टेटमेंट भर सकते हो, क्वार्टरली भी भर सकते हो, ठीक है। मंथली कौन कर सकता है, क्वार्टरली कौन कर सकता है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया। सो मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड मतलब सेल, है ना, आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड माने सेल, ठीक है। मतलब मंथली लेवल में आप क्या सेल कर रहे हो उसका डिटेल्स भी आपको मिलेगा, मतलब देना पड़ेगा मंथली में। तो मंथली आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा GST Q1 के थ्रू से फाइल करो। और सर्विस का कौन करेगा? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम, जो लोग रेगुलर स्कीम में होते हैं उनको करना चाहिए। मैंने डिटेल्स में जब पढ़ाया था, बहुत डिटेल्स में बोला था सर। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट इज 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हाउएवर प्रेजेंटली द सेम इज बीइंग एक्सटेंडेड टू 11th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नॉर्मली 10 तारीख का डेट हुआ करता था, बट आजकल एक दिन बढ़ा चुका है और ये नेक्स्ट डे का 11th डे को कर दिया गया है, ठीक है। ये रिसेंट अपडेशन है, इसीलिए दिया भी गया है सर। सर QRMPs भी हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर आपको मैं GST साइड में ही जाके बताया था। देयर इज अ GST Q1, ये देखो, ठीक है, GST Q1 दो GST है, एक मंथली है और एक मंथली है, ठीक है, जिनका 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो जाता है उनको मंथली करना ही पड़ेगा, और जो 5 करोड़ के नीचे का है वो QRMP स्कीम में जा सकता है, वो QRMP स्कीम में जा सकते हैं। क्वार्टरली फाइलिंग बट मंथली पेमेंट, ठीक है, फाइलिंग क्वार्टरली कर सकता है। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ज्यादा बोल चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में ज्यादा बोल चुका हूँ। आज बस रिवाइज करा रहा हूँ, क्यों? ताकि क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सुविधा हो। तो ये हो गया QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, ठीक है। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कौन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, जो वे भी रजिस्टर्ड GST बिजनेसमैन है, लेकिन ये QRMP में जाएगा, इंक्लूडिंग अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल मतलब जो रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर टैक्सेबल नहीं होते हैं सर, मतलब रेगुलर टैक्स पेयर्स नहीं है। रेगुलर स्कीम मतलब कौन हो जाते हैं सर? एक हो जाते हैं जिनको रेगुलरली GST में रहना ही पड़ता है और टैक्स पे करना पड़ता है, और जो कैजुअल लेवल में रहते हैं दे आर नॉट रेगुलर बेसिकली, दे आर नॉट रेगुलर बेसिकली, उनके लिए ऑप्शन है कि वो QRMP स्कीम में जा सकते हैं। इनका डेट क्या है सर? 13th of day of the month succeeding the quarter has been notified as the due date, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट मंथ का 13 तारीख के अंदर आपको QRMP कर लेना चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है सर।
मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया। जीएसटी 3B इनका मंथली रिटर्न है। जीएसटी 3B का पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। इनका 20 तारीख का डेट है सर, 20th ऑफ द मंथ में जीएसटी 3B फाइलिंग कर लेना चाहिए, ठीक है, 20th ऑफ द मंथ। क्वार्टरली रिटर्न का क्या है सर, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएनपी स्कीम के लिए 22 और 24 तारीख ऑफ द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कुछ स्टेट है जहां 22 तारीख का डेट लागू होता है, कुछ स्टेट है जहां 24 तारीख का डेट लागू होता है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 22 किस स्टेट में है और 24 किस स्टेट में है ये भी बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था? हाँ विश्वजीत, स्नेहाशीष, बोलो सर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जीएसटीआर 4 सर, जीएसटीआर 4 का जो है सर रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर है, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। सर कॉम्पोजिशन वाले कौन होते हैं ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ क्लास में। अगर आप रेगुलर टैक्स मतलब बेसिकली अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो और अगर आप आईटीसी कलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड रहना चाहते हो, ठीक है, जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है, बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है पर किसी से आईटीसी कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक उनका है और एक लम सम में टैक्स पे करते हैं, ठीक है। ये लोग भी जीएसटीआर 4 के थ्रू से अपना रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है, वो भी मैं लास्ट दिन बता दिया था। इनका जो जीएसटीआर 4 है 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर देना पड़ेगा, ठीक है, 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर है, एक साल में एक बार जो करना पड़ता है वो, ठीक है। जीएसटी सीएमपी 08, ठीक है, जीएसटी सीएमपी 08 ये किसके लिए है सर? सर ये क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स। अगर आप अपना टैक्स सेल्फ असेसमेंट करके भर रहे हो उसके लिए आपको जीएसटी सीएमपी 08 भरना चाहिए। ये किसके लिए है? रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत जो है, कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब जिनका रेगुलर अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं होता है, एक सेल्फ असेस करके वो टैक्स पे करते थे, ठीक है। इनका क्वार्टरली स्टेटमेंट होगा और टैक्स पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो मंथली पेमेंट होगा और इनका जो डेट है दैट इज 18th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद फाइलिंग करेगा, टैक्स पेमेंट मंथली करेगा, लेकिन रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली करेगा। जीएसटी सीएमपी 08, सीएमपी स्टैंड्स फॉर कॉम्पोजिशंस, बता चुका था, ठीक है, लास्ट दिन डिस्कस हुआ है सर। जीएसटीआर 5 मंथली रिटर्न है, रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए है, रजिस्टर्ड बट नॉन रेजिडेंट, रजिस्टर्ड है पर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, मंथली रिटर्न होता है इनका 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। या तो अगर रजिस्ट्रेशन है तो 20 तारीख नेक्स्ट मंथ का, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा ना आफ्टर एक्सपायरी विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिच एवर इज अर्लियर, अगर रजिस्ट्रेशन इनका मतलब एक्सपायर कर जाए तो 7 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, जो अर्लियर होगा उसी डेट के अंदर कर लो। अगर 20 दिन अर्लियर है तो 20 दिन, 7 दिन अर्लियर है तो 7 दिन, बट नॉर्मली 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 9 ये एनुअल रिटर्न फाइल होता है किसका? सर जो लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये भी मैं बताया था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ना, चलो सर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, बट क्यों फास्ट जा रहा हूँ, इतना फास्ट क्यों मूव कर रहा हूँ? बिकॉज मैंने लास्ट दिन बोला था इसीलिए थोड़ा फास्ट मूव कर, और कोई रीजन नहीं है। लास्ट दिन ये एक चीज पे मैंने थम थम के बोला, धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे शांति में चस्का ले लेके बोला था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। तो जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होता है और ये रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा जो है उनके लिए, जैसे कि जिनका टीडीएस कटता है, मतलब जो टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करता है या टीडीएस काट के पेमेंट करता है या तो टीसीएस कलेक्ट करता है, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन आईएसडी, ठीक है, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, मतलब टीडीएस टीसीएस टैक्स में मैं बताता हूँ डिटेल्स में कि कौन टीडीएस कट सकता है और कौन टीसीएस कट सकता है, इसका पूरा डिटेल्स इनकम टैक्स में बताया जाता है सर। बोलूंगा जिनका इनकम टैक्स हो चुका है डिटेल्स में, दे नो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इन इनकम टैक्स। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलता है, जीएसटी का टीडीएस टीसीएस और इनकम टैक्स का टीडीएस टीसीएस कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है, सेम चीज है। बट जिनका टीडीएस टीसीएस कलेक्शन या पेमेंट कटिंग होता है,
मतलब सैलरी पे करता है टीडीएस काट के करता है, कमीशन देता है टीडीएस काट के करता है, किसी से पेमेंट लेता है तो टीसीएस कलेक्ट कर लेता है, ऐसा है, ठीक है। तो इनके लिए डेट जो है सर 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी 10, ये भी फाइनल रिटर्न है, ये बेसिकली टैक्सेबल पर्सन हु रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसिल्ड, जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या सरेंडर हो रहा है, उनके लिए जीएसटी 10 एप्लीकेबिलिटी होता है। इनका रूल है सर विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लैटर, ठीक है। मतलब जैसे ही उनका रिटर्न मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या फिर वो खुद सरेंडर कर देता है, ठीक है, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन, जो बाद में होगा, जो बाद में होगा, ठीक है। ये हो गया आपका अलग अलग जीएसटीआर फॉर्म का एक शॉर्ट समरी, जो मैंने लास्ट दिन थोड़ा बताया था, आज मैं एक बार फिर से चर्चा कर दिया। एक छोटा सा रह गया जीएसटीआर 11, इसमें बेसिकली डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज होते हैं, ये उनके लिए लगता है जिनके लिए गवर्नमेंट ने कोई यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया है, पर्सन्स हु हैव बीन इशूड अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर और यूआईएन नंबर, ठीक है, जीएसटी के नंबर की जगह यूआईएन नंबर जिनको दिया जाता है, और वो अपने इनवर्ड सप्लाईज मतलब जो परचेज का डिटेल्स होता है वो यहाँ पर अपलोड करते हैं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर गवर्नमेंट जिनको इशू करते हैं, जीएसटी 11 के थ्रू से वो ये फाइल करते हैं। ओके सर, ये समरी हो गया, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, मैं फिर से एक बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के सुना दिया। अच्छा, लास्ट दिन का शॉर्ट नोट्स अगर मैंने किसी को शेयर नहीं किया तो प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लेना, अगर बाई चांस मैंने नहीं दिया तो, मुझे जितना याद आ रहा है मैंने दिया था, बट अगर नहीं दिया तो प्लीज मुझे याद दिलाना सर। अच्छा प्लीज टेल मी सर, आप लोग समझ पा रहे हो? मैं आज समझाया नहीं, बेसिकली मैं आज समझाया नहीं, मैं तो बस समरी किया एक बार कि क्या क्या फॉर्म है और क्या उसका डेट वगैरह है, उसको बस थोड़ा सा मैंने रीड कर दिया एक बार, रीड इसलिए किया क्योंकि ताकि एक बार रिवाइज हो जाए सर। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे एक बार आपको बता देना चाहिए फॉर्म रिगार्डिंग। जैसे एक फॉर्म होता है सर जीएसटीआर 2A, क्या होता है सर जीएसटीआर 2A? जीएसटीआर 2A बेसिकली ये किसी को भरना नहीं होता है, ये बेसिकली सिस्टम जनरेटेड रीड ऑनली स्टेटमेंट है, सिस्टम जनरेटेड रीड ऑनली स्टेटमेंट्स है, ठीक है, रीड ऑनली मतलब आप इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, ये ऑटो जनरेट होते हैं पोर्टल में। इसमें क्या डिटेल्स होता है, इसमें आपका परचेज का सारा डिटेल्स होता है, मतलब जैसे आपका सेलर, मतलब मानो कि नॉर्मली जीएसटी में क्या होता है सर, एक होता है परचेजर और एक होता है सेलर। तो सेलर जब अपना डिटेल्स को अपलोड करेगा आउटवर्ड सप्लाई, सेलर क्या करता है सर, आउटवर्ड सप्लाईज, है ना, सेलर जैसे ही अपना आउटवर्ड सप्लाईज को अपलोड करेगा, ये ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें जीएसटीआर 2A में इनवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्ट करेगा, किसके तहत, रिसिपेंट के तहत, किसके तहत सर, रिसिपेंट के तहत। इसका एक डिटेल्स मैंने इस एक चैप्टर में पढ़ाया था, मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू ऑफ सप्लाई, या फिर वैल्यू में पढ़ा था कि चार्ज में पढ़ा था, इसको याद है, वैल्यू वैल्यू और चार्ज में बहुत सुंदर सा एक चार्ट था सर, वहां पर मैंने ग्राफिकली समझाया था जीएसटी रिटर्न वैल्यूएशन, एक बहुत सुंदर सा चार्ट से मैं पढ़ाया था आप लोगों को, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई शॉर्ट नोट्स, maybe this one will be this one, not this one। ठीक है, मुझे बाद में याद आएगा ना, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, याद आएगा तो मैं शेयर करूंगा। उसमें ना एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर कैसे सेलर अपना डिटेल्स मतलब सेलर अपना डिटेल्स अपलोड करता है तो परचेजर का डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देता है, और फिर वो लेजर बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली मतलब पोर्टल में शो करता है सारा डिटेल्स। तो इतना याद रखो अभी एग्जाम के लिए कि जीएसटीआर 2A जो है वो सिस्टम जनरेटेड रीड ऑनली स्टेटमेंट्स है इनवर्ड सप्लाईज का, ठीक है, इनवर्ड सप्लाईज का फॉर ए रिसिपेंट, फॉर ए रिसिपेंट जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, अपडेटेड ऑन ए रियल टाइम बेसिस, ये रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम में मतलब ऐसा नहीं कि बाद में होगा, जब भी डेटा मेंटेन होता है 2A में ऑटोमेटिकली रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, तो 2A याद रहेगा सर, ठीक है, रिसिपेंट का सारा इनवर्ड डेटा यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको?
सर 2B क्या है, GSTR 2B क्या है सर, GSTR 2B जो है एन ऑटो ड्राफ्टेड रीड ओनली स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो एन ऑटो ड्राफ्टेड, ठीक है, ये भी ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट हो जाता है पोर्टल के अंदर, ठीक है, ये भी पोर्टल के अंदर आपको ऑटो ड्राफ्टेड मिलेगा। कंटेंट्स द डिटेल्स ऑफ ITC, 2B में आपको ITC का डिटेल्स कंटेंट मिलेगा। ITC क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना सर। ये टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है, जिसने प्रोडक्ट को परचेज किया और परचेज के टाइम पे जिन्होंने टैक्स पे किया उनके ऊपर बेस करके क्रेडिट जमा होता है। से फॉर एग्जांपल आप एक डीलर हो, आपने मानो मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट खरीदा था, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अगर प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपीज था, इसका GST 18% था, तो डीलर होने के नाते 1000 के प्रोडक्ट में 18% GST, मतलब डीलर ने क्या किया था, मैन्युफैक्चरर को 180 टका 180 रुपीज GST पे किया था, है ना सर। और यही 180 रुपीज ITC के तौर पे परचेजर का एक रजिस्टर्ड मतलब GST परचेजर का डीलर का ITC के तौर पे मेंटेन होगा। और ये मेंटेन, ये ITC अगर 180 आज यहाँ पर इनका क्रेडिट हो जाता है ना लेजर पे, इसको बाद में कैसे एडजस्ट करेंगे, मानो वही प्रोडक्ट बाद में डीलर किसी रिटेलर को सेल कर रहा है, रिटेलर को वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, 1000 का प्रोडक्ट 1200 का लगा लो सर, 1200 के ऊपर 18% का GST लगा लो, कितना हो जाएगा सर, मतलब 200 टका मैंने वैल्यू एडिशन किया, तो 1200 के 18% कितना हो जाएगा बोलो, एनीवन प्लीज टेल मी। 1200 का 18% कितना हो जाता है सर, 216। अब गवर्नमेंट बेसिकली डीलर को बोलेगा, जो रिटेलर से उन्होंने कलेक्ट किया, रिटेलर से उन्होंने जो कलेक्ट किया, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई 216 टका टैक्स जमा करो, गवर्नमेंट ये डिमांड करेगा डीलर से, तब डीलर बोलेगा, नहीं नहीं गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट मैं आपको 216 नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव ITC, सो 216 से ये ITC एडजस्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट डीलर पे करेगा, समझ रहे हो सर। इसके ऊपर मैंने GST बेसिक्स एज वेल एज ITC का जो स्पेशल चैप्टर हुआ है ना, जिसमें ITC रिलेटेड ही डिस्कशंस हुआ है सर, उसमें बहुत डिटेल्स में चर्चा करके रखा है। जिन लोगों ने अभी तक ITC डिटेल्स में नहीं पढ़ा, डोंट वरी सर, चर्चा होगा, एकदम अच्छे से होगा। सो बेसिकली GSTR 2B क्या है, कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ITC। GSTR 2B क्या है, कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ITC। मेड रजिस्टर्ड पर्सन, किसको अवेलेबल होता है, रजिस्टर्ड पर्सन को। रिसिपेंट मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपेंट है, ठीक है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एवरी मंथ, ठीक है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है, रिसीव कर रहा है। स्टैटिक स्टेटमेंट एंड इज अवेलेबल ओनली वंस ए मंथ, ये स्टैटिक स्टेटमेंट है और वंस ए मंथ होता है, रियल टाइम में नहीं मिलता सर, वंस ए मंथ ये स्टेटमेंट देखा जाता है सर, स्टैटिक स्टेटमेंट है एंड इज अवेलेबल ओनली वंस ए मंथ। ये है GSTR 2B का शॉर्ट समरी, ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, GSTR 2B में क्या क्या स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 2B, ध्यान से देखो सर। फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर क्या होता है GSTR 2B में, क्या स्टेटमेंट होगा, और इन द थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर में GSTR 2B में क्या होगा, सुन लो सर। ये चीज अगर आप लोग एक के बाद एक चीजें प्रॉपरली किए हो ना क्लास में, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। जिनका थोड़ा बहुत पुराना लेक्चर्स मिसिंग है या फिर नहीं हुआ है, डोंट वरी, जब वो राउंड मारेगा ना उसको, तब ये सब चीजें बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। तो स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 2B, अगर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर का बात करें, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर, क्वार्टर मतलब वही सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से 4 क्वार्टर का बात चले। तो फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, a day after the due date of furnishing of the details of outward supplies for the same month, day after the due date of furnishing the details, आपको पता है ड्यू डेट क्या है, मैंने अभी पढ़ा के सुना के आया, ठीक है, the day after the due date of furnishing of the details of outward supplies for the same month, ठीक है, और in the third month of the quarter में a day after the due date of furnishing the details of outward supplies for the same month। और ये फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर के केस में बोल रहा है, अगर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इन दी IFF क्या होता है, ये चीज भी मैं लास्ट में बता रहा,
ये चीज भी मैंने लास्ट दिन बताया था। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नॉर्मली ऑप्शनल्स होते हैं, ये देखो सर यहाँ पर था ना, ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग एज पर क्यूआरएमपी स्कीम। जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली पेमेंट करते हैं वो आईएफए फैसिलिटी यूज कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। ये बेसिकली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है इन द आईएफए बाय रजिस्टर्ड पर्संस ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएनपी इन फॉर्म नंबर जीएसटी 1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएनपी। ठीक है, जो क्यूआरएनपी नहीं करेगा वो जीएसटी 1 के थ्रू से करेगा। ठीक है, व्हिच एवर इज लैटर। ठीक है, इनमें से जो भी डेट बाद में होगा, ठीक है, जो भी डेट बाद में होगा उसमें करेगा। और इनके केस में इनफॉर्म जीएसटी 1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएनपी। बात समझ में आया? स्टेटमेंट इन ए फॉर्म जीएसटी 2 बी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर, डेट जो है डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड मंथ। ओके, इन द आईएफएफ किसमें करेगा? आईएफएफ में करेगा रजिस्टर्ड पर्सन जो क्यूआरएनपी स्कीम में जाएगा, और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन क्यूआरएनपी जो है वो जीएसटी 1 में करेगा। ठीक है, और बेसिकली व्हिचएवर इज लैटर इन द सेंस फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर, या फिर डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड, जो बाद में होगा उसी डेट में ये स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी 2 भी देखने को मिलेगा। और जिनका थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर में हो रहा है, थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर मतलब क्वार्टर का जो तीसरा पार्ट बन रहा है, थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो जून जो है थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर हो गया, फर्स्ट क्वार्टर का बात मैंने किया। A day after the due date of the furnishing of the details of outward supply for the said month, या फिर थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर in the form of GST 1 by a registered persons opting for QRMP। मतलब स्टेटमेंट इन फॉर्म GST 2 भी कब देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात कर रहा है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, आपको आगे आगे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, अच्छा QRMP स्कीम के ऊपर भी मैंने चर्चा कर लिया। QRMP स्कीम जो है सर क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम के बारे में बात करता है। ठीक है सर, ये ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है, इसमें रिटर्न जो है क्वार्टरली फाइल किया जाता है, पेमेंट जो है वो मंथली पेमेंट किया जाता है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसका भी डिटेल्स में किया था कि कब कब क्यूआरएमपी हो रहा है। क्यूआरएमपी में एलिजिबिलिटी क्या है? अगर किसी को क्यूआरएमपी स्कीम में जाना है कि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा और मंथली पेमेंट करेगा, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है सर, टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। दैट मींस इज वेरी सिंपल, अगर आप 23-24 फाइनेंशियल ईयर में हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 22-23 में आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ के अंदर है तो आप ये स्कीम चूज कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? टैक्स पेयर्स मस्ट हैव फर्निश्ड द लास्ट रिटर्न एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शंस। टैक्स पेयर्स मस्ट हैव फर्निश्ड द लास्ट रिटर्न एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। ठीक है, प्रॉपर टाइम पे ड्यू डेट में रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये स्कीम में आ सकते हो। एंड एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहा है कि मतलब आपके पास जो ऑप्शन है उसको कैसे यूज किया चाहिए। Taxpayers can opt in for any quarter for first day of the second month of preceding quarter to the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised. Validity of options on exercise, एक बार अगर आप exercise कर लेते हो, taxpayers are not required to exercise their options every quarter. Where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected options for future tax periods, unless they revise the said option. अगर आप एक बार इस ऑप्शंस में आ जाते हो, अब उसी तरह आप हर मंथ ऐसा ही हर क्वार्टर में आपका चलता जाएगा। क्यूआरएमपी स्कीम हर मंथ इसी तरह से चलता। तो बेसिकली अगर आप रिवाइज नहीं करते तो ये हो गया सर क्यूआरएमपी स्कीम का। मैं जो भी ये भी मैं लास्ट दिन बताया, मैं आपको आज थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिविजन करा रहा हूँ। ये सभी बातें मैं लास्ट दिन किया था। क्यूआरएमपी स्कीम इन जीएसटीआई इनवॉइस, options for QRMP scheme in GST invoice. Distinct persons can avail QRMP scheme options for one or more GST. मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चंस में कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन हो जाएगा सर। डिस्टिंक्ट पर्सन ऐसे किसको बोलते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन उसको बोलते हैं जिनका जो बेसिकली बाय पर्सन तो सेम है बट जिनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको डिस्टिंक्ट पर्सन। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में समझा के आया। ठीक है, बंदा वही है, उनके अलग अलग बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में डिफरेंट हुआ है तो उनको जीएसटी डिस्टिंक्ट पर्सन पाते हैं। तो ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम इन जीएसटी इनवाइस भी हो सकता है
and distinct persons can avail QRMP scheme options for one or more GST. अलग अलग GST नंबर के कारण उनको अलग अलग स्कीम अवेलेबल हो सकता है, यही बात कहना चाहता हूँ। मानो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपका कोलकाता में एक बिजनेस है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग है, आपका बॉम्बे में भी आपका ही बिजनेस है बट वो अलग है, तो आप दोनों जगह में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे, यही बात कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में क्या कहता है? आज थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ सर। टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, द ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, द टू बी पेड बाय डिपॉजिटिंग द प्री फाइल्ड फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06, है ना, टैक्स पेमेंट का जो फॉर्म है दैट इज पेमेंट 06 पीएमटी, पेमेंट टू बी मेड बाय 25th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का 25 तारीख के अंदर पेमेंट करो। मंथली पेमेंट करने का ऑप्शंस किसके किसके पास कैसे होता है, इसका भी एक समरी दिया है। ऑप्शंस फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, या तो आप फिक्स्ड सम मेथड में पेमेंट करो या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड में पेमेंट, फिक्स्ड सम मेथड एज वेल एज सेल्फ असेसमेंट मेथड, कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ सर फिक्स्ड सम मेथड में क्या होता है और सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, नियम है थोड़ा देख लो सर। Fixed sum method. Pay tax due in the each of the first 2 months of the quarter. 35% of the tax paid in cash in the return for the preceding quarter, but the return was furnished quarter. जहाँ पर रिटर्न क्वार्टरली फर्निश होता है, क्या कह रहा है सर? 35% of the tax paid in cash, मतलब टोटल जितना आपका टैक्स पेमेंट अमाउंट रहेगा, अगर 100% आपका टोटल टैक्स पेमेंट अमाउंट है उसका 35% इन कैश इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है, पहले क्वार्टर के हिसाब से प्रीसीडिंग क्वार्टर का जितना आपका टोटल होता है उसका 35% पे करो, पर द रिटर्न वाज फर्निश्ड क्वार्टरली, जहां पर रिटर्न क्वार्टरली फर्निश होता है। और क्या कह रहा है सर? डिपॉजिट इन पीएमटी 06, डिपॉजिट किस में करना है? पीएमटी 06 में बाय 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर, पर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली, पर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली। तो फिक्स्ड सम मेथड में एक आपका 35% का कैटेगरी हो गया, प्रीवियस क्वार्टर का रिटर्न के हिसाब से भरना है, 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर व्हेन द रिटर्न वाज फर्निश्ड क्वार्टर। और अगर मंथली रिटर्न भरते हो तो आपको ये करना है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर व्हेन द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथ, इस हिसाब से आपको करना है। डिपॉजिट इन पीएमटी 06 बाय 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच, और इस केस में पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। ये हो गया फिक्स सम, ये हो गया फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में आपको ये फॉलो करना है सर। बाकी मैं एग्जांपल और क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रोविजन एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार प्रोविजन और सारा चीज एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आंसर में मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो फिक्स सम मेथड है इसमें कहता है सर, monthly tax payment through this method would not be available to those registered persons who have not furnished the return for a complete tax period preceding such month, मतलब इससे पहले वाले मंथ का अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो वो ये फिक्स सम मेथड में पेमेंट नहीं कर सकते। और एक रह गया सर सेल्फ असेसमेंट मेथड, इसमें आपको दो तरीका है। टैक्स पेयर्स कैन पे टैक्स बाय कंसीडरिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी, जो उनका आउटवर्ड टैक्स है, जो उनका इनवर्ड लायबिलिटी है, ठीक है, इनवर्ड मतलब जब वो रिसीव करता है, आउटवर्ड मतलब जब वो सेल करता है। टैक्स पेयर कैन पे टैक्स बाय कंसीडरिंग टैक्स लायबिलिटी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज के बेसिस में, और आईटीसी अगर कुछ अवेलेबल है तो वो भी ले लेना। डिटेल्स चर्चा में आईटीसी कैलकुलेशंस में सिखा के आया, जिनका हो चुका है दे कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट आईटीसी एंड एवरीथिंग। और फॉर्म क्या भरना है इनको सेल्फ असेसमेंट में? इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06, जीएसटी पीएमटी 06, इसके तहत जीएसटी सेल्फ असेसमेंट मेथड में टैक्स पे करेगा सर। ये है रूल्स, ठीक है, ये सब रूल हो रहा है। अच्छा, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज डिटेल्स अंडर क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम में क्या बोल रहे हैं सर? फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। सर आप अगर फाइलिंग करोगे, फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 क्वार्टरली बेसिस में करना है, यू नो दैट। ऑप्शनल फैसिलिटी टू अपलोड इनवॉइस डिटेल्स, ऑप्शनल फैसिलिटी है, आप इनवॉइस डिटेल्स अपलोड कर सकते हो आईएफएफ के थ्रू से। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये भी मैं इस बात लास्ट क्लास में हुआ था, अप टू 50 लाख इन ईच मंथ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग, बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट
टिल 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इसके अंदर आपको करने का मौका है और आप इनवॉइस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत 50 लाख ईच मंथ का इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। इनवॉइस पर्टेनिंग टू लास्ट मंथ ऑफ ए क्वार्टर, इनवॉइस जो होगा वो लास्ट मंथ ऑफ ए क्वार्टर होना चाहिए टू बी अपलोडेड इन जीएसटीआर 1 मंथ। ओके, ये जीएसटीआर 1 में करना है। इनवॉइस अपलोडेड यूजिंग आईएफएफ टू बी रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म जीएसटीआर 1 है। जो भी आप इनवॉइस में अपलोड करोगे ना आईएफएफ के थ्रू से, ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2B में ऑफ रिसीप्ट। Details of invoice furnished using IFF in first 2 months not required to be furnished again in GST law. जरूरत नहीं है। The registered person may choose not to use IFF. अगर रजिस्टर्ड पर्सन है वो IFF चूज ना भी कर सकता है, इंस्टेड वो फार्निश करेगा आउटवर्ड सप्लाई में ड्यूरिंग क्वार्टर इन फॉर्म जीएसटी 1, क्योंकि IFF फार्निश करना ऑप्शनल है। स्पेशली अनरजिस्टर्ड के लिए IFF जरूरी हो जाता है, रजिस्टर्ड के लिए ये ऑप्शनल है। नॉट टू यूज IFF, इन दैट केस वो जीएसटी 1 में सारा डिटेल्स फाइल करते हैं। इनवॉइस फार्निशिंग फैसिलिटीज के बारे में बेसिकली क्या कहता है सर? आईएफएफ का मतलब क्या है? इनवॉइस मतलब बिल, चालान वगैरह फार्निश करने का फैसिलिटी जो पोर्टल के अंदर आपको मिलेगा। फॉर टैक्स पेयर्स फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, इनवॉइस टू बी फर्निश्ड फ्रॉम फर्स्ट डे टू 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, फर्स्ट डे टू 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ओके, for first month of the quarter, for second month of the quarter and up to cumulative value of 50 लाख each of the month, जो मैं अभी बोला। सर ये सारा डिटेल्स लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हेलो, तो किसी के मन में चल रहा है सर आप इतना जल्दी क्या बता रहे हो? लेकिन आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि ये सब लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ चीज है? हाँ, सैनॉन, विश्वजीत, बोलो सर। ये बस पॉइंट को रिकॉल कर रहे हैं। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास? यस सर। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली हर पॉइंट को एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि सर ऐसा ऐसा रूल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और उसको बस एक समरी नोट के तहत आप देख रहे हो। ठीक है, एक समरी नोट के तहत आप देख रहे हो। क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B, ठीक है, इसमें भी आप पढ़ चुके हो सर। बिफोर 22nd और 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, offsetting of liability, amount deposited in the first 2 months can be debited only by offsetting the liability. Cancellation of registrations के बारे में, GST 3B to be filed even if cancellation of registration was done during any of the first 2 months of the. Benefits of QRMP scheme. QRMP scheme का benefit क्या है? Significant reductions of compliance. मतलब देखो सर, अगर आप QRMP में जाते हो तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? सर ऑब्वियस बात है, आपको बार बार रिटर्न फाइल नहीं करना है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना है, ये बेनिफिट है। only four GST 3B return can be filed by taxpayers instead 12. जहां पर 12 बार करना चाहिए वहां पर 4 बार करोगे, बिकॉज क्वार्टर साल में 4 बार है और मंथ कब साल में 12 बार है। only 4 GSTR 1 returns required to be filed. only 4 GSTR 1 आपको भरना है QRMP में जाने में। पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन मंथली बेसिस में चलेगा और फार्निशिंग ऑफ इनवॉइस डिटेल्स इन आईएफएफ, और अपना डिटेल्स मतलब इनवॉइस का डिटेल्स आप आईएफएफ के थ्रू से भरिए। ये है QRMP में जाने का बेनिफिट, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो भी मैं बोले जा रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको थोड़ी डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा सर। एलिजिबिलिटी ऑफ QRMP स्कीम, QRMP स्कीम का एलिजिबिलिटी यू नो दैट अप टू 5 करोड़। मैनर ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, डिटेल्स फर्निश्ड इन रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछला साल में आपका मतलब टर्नओवर का लिमिट को चेक किया जाएगा। नॉन एलिजिबिलिटी, अगर 5 करोड़ क्रॉस कर जाओगे तो QRMP में नहीं आ सकते, सिंपल बात है। अगर 5 करोड़ क्रॉस कर जाओगे तो QRMP में आपका जगह नहीं बनेगा। ऑप्टिंग आउट ऑफ द QRMP स्कीम, ऑप्ट आउट कर लेना है, मतलब नहीं लेना है। टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग आउट ऑफ द QRMP स्कीम, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ क्रॉस कर जाए, और अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ QRMP स्कीम फॉर ए क्वार्टर, अवेलेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब आप किस डेट के अंदर बेसिकली निकाल सकते हो। तो ऑप्ट आउट करने के लिए या तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ निकल गया, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ QRMP स्कीम, क्या डेट बता रहे हैं आप? अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, मतलब आप जिस मंथ में, मतलब मानो अप्रैल का टाइम पीरियड है तो सेकेंड मंथ क्या होगा, मई, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है, टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द
ये टाइम फ्रेम के अंदर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये डेट का कैलकुलेशन। एंड जीएसटी 3B रिटर्न फाइलिंग का टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली जीएसटी 3B है। और यहाँ पर 2 डेट है सर, किसी स्टेट में 24 तारीख, किसी स्टेट में on or before 24th day of the month succeeding the quarter for which return is furnished, on or before 22nd of the month succeeding the quarter for which return is furnished। कोई भी एक डेट यूज होता है, आपको पता है स्टेट वाइज 22 और 24 का डेट मिलता है। सर कुछ है नहीं सर समरी में। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी 3B रिटर्न इन केस ऑफ अदर टैक्स पेयर्स, अगर अदर टैक्स पेयर्स के लिए डेट है 20 तारीख। मंथली जीएसटी के लिए ऑन और बिफोर 20th of the month succeeding the quarter which return is furnished। ये हो गया ओवरऑल हिसाब किताब। इसमें एक और चीज है सर, आप एक इंटरेस्ट का एक मैटर है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स सम मेथड टैक्स पेयर्स। इंटरेस्ट लग सकता है जो लोग फिक्स सम मेथड के थ्रू से टैक्स पे करते हैं, बिकॉज 2 मेथड है, एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एक फिक्स सम मेथड टैक्स। इन पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेयर्स के ऊपर भी एक रूल एप्लीकेबल होते हैं और सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब के ऊपर भी एक रूल एप्लीकेबल होते हैं इंटरेस्ट का। तो अगर इंटरेस्ट देना होगा कभी, where auto calculated fixed sum amount, जैसे कि आपको अभी अभी बोल के आया, फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर इज पेड बाय ड्यू डेट। ओके, अगर ड्यू डेट के अंदर करते हो तो ऑब्वियस बात है नो इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल। अगर लायबिलिटी फॉर द सेड मंथ वाज फाउंड हायर, अगर लायबिलिटी उससे ज्यादा भी हो बट क्योंकि ऑटो कैलकुलेटेड है और अगर आप ड्यू डेट में दिए हो तो नो प्रॉब्लम। इफ जीएसटी 3B ऑफ द क्वार्टर इज फाइल्ड बाय द ड्यू डेट बाय डिस्चार्जिंग द एंटायर लायबिलिटी, तो भी नहीं देना है। Where taxpayers make monthly payment beyond due date, interest is payable at the applicable rate। ड्यू डेट के बाद करोगे तो आपको इंटरेस्ट भरना, ठीक है। Where form GST 3B's fund is beyond due date, interest payable as per provision of section 50 of the CGST Act for the tax liability। और इसके साथ ITC का नेट करना, मतलब इनपुट क्रेडिट को नेट करना। सर कैसे करना है, इसके लिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ सर, रुक जाओ, लेकिन ये रूल है मैं आपको थोड़ा बताया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में भी इंटरेस्ट पेबल हो सकता है ड्यू डेट के अंदर, अगर नहीं करोगे तो ये वही रूल है सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के तहत, फॉर टैक्स एनी पार्ट देयर ऑफ नेट ऑफ आईटीसी व्हिच रिमेंस अनपेड और पेड बियॉन्ड द ड्यू डेट, और फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर के अंदर आपको भरना चाहिए। लेट फीस भी एप्लीकेबल होते हैं, लेट फीस एप्लीकेबल जब आप डिले करोगे, एंड डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर, नो लेट फीस एप्लीकेबल। सर ये सब बोला था, ये सब बोला था, जस्ट मैंने एक बार रिकॉल करा दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिटर्न चैप्टर से लेके जाना है। लास्ट क्लास में बहुत धीरे धीरे बोला था और बहुत आस्ते आस्ते हर चीज को मैंने बताया, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर। एनुअल रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर नीडेड टू बी फाइल्ड बाय 31st December ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन दिस रिटर्न द टैक्स पेयर नीड्स टू फंड हिज डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। ये है एनुअल रिटर्न का बेसिक पार्ट। सर खत्म, सर खत्म। अच्छा एक और बात रह गया सर, रिविजन ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, रिटर्न रिवीजन हो सकता है क्या? सर ऐसा कोई मैकेनिज्म जीएसटी में नहीं है, जैसे इनकम टैक्स में है ऐसा जीएसटी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न फॉर एनी करेक्शंस और एरर। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इज अलाउड इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न। आप नेक्स्ट रिटर्न में कर सकते हो बट उसी सेम रिटर्न पे रिवाइज नहीं हो सकता। However, no restriction is allowed after the due date of furnishing the return of the next for the month of September following the end of financial year। मतलब नेक्स्ट रिटर्न का जो ड्यू डेट है उसके उस मतलब मानो 2022-23 का एनुअल रिटर्न हो गया, ठीक है, अब 23-24 का सितंबर निकल गया तब भी आपने रेक्टिफाई नहीं किया, ठीक है, नो रेक्टिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच सच डिटेल्स पार्ट। मतलब 22-23 में कुछ रेक्टिफाई करना था, 23-24 का डेट में कर लेना चाहिए, बट अगर सितंबर निकल गया तो नहीं कर पाओगे। और फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, इससे जो भी पहले होगा या तो एनुअल रिटर्न या तो सितंबर जो पहले आएगा उसके अंदर आप रेक्टिफाई करो, ठीक है, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। और नॉर्मली रिवाइज रिटर्न फाइल करने का जैसे इनकम टैक्स में मौका मिलता है वैसा जीएसटी में ऐसा मौका नहीं मिलता है सेम रिटर्न को रिवाइज करने। एक बहुत ही जरूरी घोषणा, late fee for delay in filing of return, any registered person who fails to furnish statement return under section 39 and final return by the due dates, उनको लेट फी भरना होता है 100 पर डे, जो मैक्सिमम 5000 अंडर सीजीएसटी एक्ट लग सकता है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट,
ठीक है, shall be liable to pay late fee of 100 per day. एक हो गया रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, फर्निश दिया, एक हो गया रिटर्न फाइलिंग 39 के तहत, ठीक है, उसमें 100 पर डे, और एक हो गया एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश the annual return by the due date shall be liable to pay late fee of 100 per day subject to maximum of 0.25%, मतलब 0.25% of his turnover in the state or union territory under the CGST Act. तो डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का दो केस बन सकता है, एक अंडर सेक्शन 39 के तहत और एक अंडर सेक्शन 39 छोड़ के, ठीक है। तो आपका 100 पर डे का फाइन हो सकता है, मैक्सिमम 5000 तक जा सकता है, या फिर 100 पर डे, या फिर उसके साथ साथ टर्नओवर का 0.25% तक मैक्सिमम लेट फी फॉर रिटर्न फाइलिंग हो सकता है। ये है जीएसटी रिटर्न रिलेटेड कुछ जरूरी समरी पॉइंट्स। समझने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर, जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि सर समझ में नहीं आया, वो सब पॉइंट्स आपको मैं कैसे समझाऊंगा बोलो तो, वो सब पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन आंसर के तहत और केस स्टडीज के तहत समझाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है ना बात? मैंने बहुत सारा पॉइंट आपको डिटेल्स में नहीं गया और निकल गया, ठीक है, और बहुत सारा पॉइंट तो मैं मतलब 90% पॉइंट ऐसा था जो लास्ट क्लास का डिस्कशन, बट मे बी 10 to 15% पॉइंट मे बी आपके दिमाग के ऊपर से गया। सर इसका इलाज एक ही है, डिफरेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करो और आपका दिमाग का बत्ती को जला दो, ठीक है। तो चलो सर मैं एक काम करता हूँ, आपके साथ कुछ केस स्टडीज क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर टाइप में आपके साथ डिस्कस करूँ, तो आपको ना धीरे धीरे रिटर्न रिलेटेड सारा बात समझ में आ जाएगा। ओके सर, ओके सर, चलो पहले कुछ क्वेश्चन आंसर करते थे फिर केस स्टडीज में आएंगे। अच्छा प्लीज टेल मी समरी पॉइंट समझ में आया? हेलो, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत फास्ट किया, बट फिर भी समझ में आया। एक्चुअली समरी पढ़ाने का इच्छा नहीं था, फिर मैं सोचा एक बार आपको कनेक्ट करा देता, ठीक है, एक बार आप कान में दे देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट दिन सब बोला था, फिर मैंने सोचा ठीक है फिर भी एक बार करा देने से क्या खराब है। फिर आयन आयन नील सैनॉन स्नेहाशीष सब कनेक्टेड हो, विश्वजीत समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ एकदम एक्सप्रेस गाड़ी की तरह समरी पॉइंट्स। ठीक है सर, ठीक है सर, अब धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर करते हैं, केस स्टडीज करते हैं, और हर पॉइंट में मतलब बेस बनाते हैं, ठीक है, कि कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, तब आपको देखना धीरे धीरे सब समझ में। आई थिंक ये क्वेश्चन था, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आज फिर से एक बार डिस्कस करना है। मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रेगुलर स्कीम में है, मतलब कॉम्पोजिशन वगैरह में नहीं है, ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं, रेगुलर स्कीम में। दो स्कीम होता है ना, एक रेगुलर एक कॉम्पोजिशन। डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई मंथ में उन्होंने किसी भी तरह का टैक्सेबल सप्लाई नहीं किया। डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल ए जीएसटी 3B? क्या उनको जीएसटी 3B फाइल करना पड़ेगा रेगुलर स्कीम में है? हाँ सर, ये सब मैंडेटरी है, आप मैंडेट कीजिए या फिर नहीं कीजिए। वेरी गुड, ठीक है, भले ही आपने टैक्सेबल सप्लाई नहीं किया फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, बिकॉज आप रेगुलर स्कीम में हो। The registered taxpayer is required to fund his return under section 39 for every month, even if no supplies have been effected during such period. या फिर ऐसे बोल सकते हो, filing of nil GST or 3B is also mandatory. Therefore, conclusion क्या लिखोगे? Mr. X is required to file GST or 3B, even if he did not make any taxable supply during the month of July. समझ गए ना? देखो कितना सिंपल सा जवाब हो, कितना सिंपल सा जवाब। ओके सर, और क्या सवाल हो सकता है? अरे और बहुत सारा हो सकता है, थोड़ा वेट करो और बने रहो। If a return has been filed, how can it be revised if some changes are required to be made? रिटर्न फाइल हो गया, किसी को लग रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना है रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स में, कैसे चेंज करेगा? संभव है क्या? हाँ सर,
रिटर्न फाइल हो गया, उसके बाद चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को चेंज करें, चेंज कर पाएगा? सर नेक्स्ट फाइलिंग या फिर सितंबर के समय जो पहले इलेक्शन। अरे सब वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी अभी पढ़ा तो सर, अभी अभी बात समझाना। देखो, लेकिन ऐसे थोड़ी लिखना है एग्जाम में, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा बताना है ना ठीक ठाक से, ऐसे लिखोगे क्या? In GST, since the returns are built from details of individual transactions, there is no requirement for having a revised return. Any need to revise the return may arise due to need to change a set of invoice or debit or credit. Instead of revising the return already submitted, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जो रिटर्न आपने कर दिया उसको रिवाइज करना चाहिए। मेनली प्रॉब्लम रिटर्न में नहीं होता, मेन प्रॉब्लम मे बी परचेजर एंड सेलर के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस में कुछ गड़बड़ हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस हो गया, मतलब इनवॉइस में, मतलब परचेज जिसने किया वो सब सेलर से इनवॉइस लिया, या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हुआ, कुछ वहां पर चेंजेस हुआ, इसका चेंजेस हो सकता है, और ये चेंज आप चाहते हो कि आपकी रिटर्न फाइल में सबमिट करें। सिस्टम क्या कहता है, मतलब जीएसटी पोर्टल क्या कहता है, द सिस्टम अलाउज अमेंडमेंट इन द डिटेल्स ऑफ दोज इंडिविजुअल डिटेल्स ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस। आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स में चेंज कर सकते हो, दैट इज इनवॉइस और डेबिट नोट और क्रेडिट, ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड। दे कैन बी अमेंडेड इन एनी ऑफ द फ्यूचर जीएसटी, फ्यूचर जीएसटीआर 1 में आप उसको अमेंड कर सकते हो इन द टेबल्स स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडिंग प्रीवियसली डिक्लेयर्ड डिटेल्स। इसके लिए आपको टेबल मिलेगा जहां पर आप जीएसटीआर 1 के तहत पुराना जो भी डेटा में आपको अमेंड करना है, इनवॉइस में, डेबिट नोट क्रेडिट नोट में आप कर सकते हो। तो ये हुआ मेन बात। अब इसका कंक्लूजन पॉइंट में आते हैं। कैसे होगा कंक्लूजन? एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 9, ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डेटा ओमिट हो गया है या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आपने दे दिया, डिस्कवर्ड इन द रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 39 can be rectified in the return to be filed for the month during which such omissions or incorrect particulars are noticed. Any tax payable as a result of such error or omissions will be required to be paid along with interest. Any tax payable as a result of such error or omissions will be required to be paid along with interest. The rectification of error or omission is carried out by entering appropriate particulars in amendment tables contained in GSTR 1. However, no such rectification of any omissions or incorrect particulars allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter in case of quarterly filers. जो quarterly file करते हैं उनके लिए second quarter, ठीक है, following the end of the financial, मतलब अगर आपका 22-23 प्रीवियस ईयर का डेटा है और 23-24 आपका करंट रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ रहा है, ठीक है, 22-23 का रिटर्न फाइलिंग का अगर कोई रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सेकंड क्वार्टर, मतलब क्या, मतलब अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, एक ही बात हो गया। तो नॉर्मल लोगों के लिए मंथली के लिए सितंबर मंथ, और जिनका क्वार्टरली फाइल होता है, मतलब जो क्यूआरएमपी स्कीम में होते हैं, उनके लिए सेकेंड क्वार्टर के बाद मौका नहीं मिलेगा। फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच सच डिटेल्स पर्टेन और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज, या तो एनुअल रिटर्न से पहले कर लो या तो सितंबर से पहले लो, जो पहले हो, उसके बाद आपको रेक्टिफाई करने का, ओमिशन को ठीक करने का मौका और नहीं मिलेगा। सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो जाके एकदम पक्का पक्का मार्क्स मिलेगा, एकदम पक्का पक्का, ठीक है। और ये शॉर्टकट यूज करोगे, सिर्फ सितंबर वाला पॉइंट लिख के आ जाओगे। हाँ विश्वजीत, ऐसा ना करना बाबू, ठीक है, थोड़ा प्रोविजन मेंटेन करना, फिर सेक्शन को मेंशन करना और फिर अल्टीमेट जवाब देना, ठीक है, फिर अल्टीमेट जवाब। ट्राई टू मेंटेन प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जाम में लिखने का तरीका कैसा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम कॉपी बुक जवाब देना है, कोशिश करना लॉ का लैंग्वेज लॉ की तरह लिखे, बट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करना कि एक फॉर्मेट फॉलो करे, कि पहले मेन कॉन्सेप्ट को बता दे, केस को बता दे, फिर कंक्लूजन, ठीक है। ठीक जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर 2-2, 3-3 सेगमेंट में बात हुआ, ठीक है। पहले मेन प्रोविजंस बताओ, फिर जो सिचुएशन है वो बताओ, और फिर कंक्लूजन। तो 3 लेवल में आंसर देना, प्रोविजंस, सब्जेक्ट मैटर, कंक्लूजन, मतलब इन दिस केस क्या होगा। ओके सर, और क्वेश्चन का
चलो और देखते हैं सर, क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जीएसटी जैसे सब्जेक्ट में जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे और जितना ज्यादा केस स्टडीज करोगे, आपका प्रोविजन उतना मजबूत होगा, आपका आइडिया उतना क्लियर होगा। इसमें अगर आप बोलोगे नहीं मुझे जल्दी खत्म करना है, मुझे जल्दी समझना है, नहीं कर पाओगे। जल्दबाजी ऑलवेज शैतान का काम होता है, सो डोंट डू दैट। मिसेस केवी, क्या नाम है बाबा, केवनन एंटरप्राइज, अच्छा केवनन, ठीक है। मिसेस केवनन एंटरप्राइज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ डिजाइनर वेडिंग ड्रेसेस अंडर रेगुलर स्कीम। इनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है 30 लाख, इनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है 30 लाख का इन दी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब जिस साल हम बात कर रहे हैं उसका ठीक पिछले साल, अगर हम बात कर रहे हैं 23-24 में तो पिछला साल 22-23। It is the view that in the current financial year, it is permitted to file its statement of outward supplies, that is GSTR1, on a quarterly basis, while its accountant advise it to file the same on a monthly basis. You are required to advise क्या Messrs Kevinan Enterprise कर सकता है ऐसा? हाँ सर, क्या मिसेस केविनन एंटरप्राइज का अकाउंटेंट इनको सही एडवाइस कर रहा है? हाँ सर, क्या सही एडवाइस कर रहा है क्या? सर अगेन आपको ऐसे जवाब देना है। सेक्शन 37 stipulates that GSTR1 for a particular month is required to be filed on or before 10th day of the immediately succeeding month। देखो है ना, ऑन और बिफोर 10th डे या फिर 11th, ठीक है, या फिर 11th डे, जो न्यू रूल आया है। तो section 37 stipulates that GSTR1 for a particular month is required to be filed on or before 10th day of the immediately succeeding month, that is on a monthly basis. However, presently as a measure of easing the compliance of requirement for small taxpayers, the details of outward supplies of goods or service or both to registered persons can be furnished for the first and second month of a क्या क्वार्टर, ठीक है, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर। कितना कितना वैल्यू का, अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख। मैंने अभी आपको पढ़ा रहा था, स्पेशली जो लोग QRMP स्कीम में होते हैं, वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत 50 लाख तक का वैल्यू का रिटर्न फाइल कर सकता है, अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 lakh rupees in each of the months using invoice furnishing facility electronically on the common portal। पोर्टल में ये बहुत इजीली होगा, बट आपको अमाउंट याद रखना है कि 50 लाख का अमाउंट क्यूमुलेटिव वैल्यू in each of the month using IFF facility from the first day of the month succeeding such month till the 30th day of the said month. The taxpayers opting for furnishing details of outward supply on quarterly basis can file GSTR1 on quarterly basis. The option to file return on quarterly basis is available for taxpayers having aggregate turnover of up to 5 in the preceding financial year, है ना। ये जो स्कीम है ये वही कर सकता है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ के अंदर है, वो कर सकता है। तो हमारे केस में मिसेस केवनन एंटरप्राइज कैन फाइल GSTR on a quarterly basis if it has opted to furnish the outward supply related details on quarterly basis and filing IFF on monthly basis as its aggregate turnover does not exceed 5 crore in the preceding financial year। तो केवनन एंटरप्राइज कर सकता है, हाँ सर, केवनन एंटरप्राइज ऐसा कर सकता है, यस और नो? अरे बात समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि इनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर ही तो था, 30 लाख था। अरे बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? इनका एनुअल टर्नओवर 50 लाख, मतलब 5 करोड़ के अंदर ही तो था प्रीसीडिंग ईयर का, तो 30 लाख ही है। तो मिसेस केवनन अंडर रेगुलर स्कीम एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है। तो क्वेश्चन पूछा था, it is the view of that current financial year it is permitted to file its statement of outward supplies on a quarterly basis while its accountant advise it to file the same on monthly basis। अकाउंटेंट बोल रहे हैं मंथली करो, बट क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस, वो कर सकता है, बिकॉज एक तो उसका लिमिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगर वो क्वार्टरली करेगा, लेकिन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज के तहत वो मंथली इनवॉइस को फर्निश करेगा, ठीक है, मंथली इनवॉइस को फर्निश करेगा। ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा सर, ठीक है। सेक्शन 37 यही रूल बताते हैं सर। क्वार्टरली कर सकता है आपके क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीस इन ईच ऑफ द मंथ यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल
from the first day of the month succeeding such month till 30th of the day of the same month. पहले दिन से 13 तारीख के अंदर. The taxpayers opting for furnishing details of outward supplies on quarterly basis can file GST on quarterly basis. अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो in the view of the same, भले अकाउंटेंट बोल रहा था उनको, but Mrs. Kevlin Enterprise can file GST on a quarterly basis. If it has not to furnish, if it has opted to furnish the outward supply related details on quarterly basis and filing IFF on 1. ओके, ये फॉलो करना है. अब अभी हम लोगों ने ये सब पढ़ा है ना, ये सब मैंने आपको लास्ट दिन भी पढ़ाया था, आज भी थोड़ा बताया, तो कनेक्ट तो हो रहा होगा, बाकी प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस, बार बार बोलूंगा, पूरा चीज प्रैक्टिस का है. ऑब्वियस मानता हूं मैं कि जीएसटी ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, ये चीज को मैं इग्नोर नहीं करता, बट सर टफ भी नहीं है और कोई आउट ऑफ वर्ल्ड भी चीज है. थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ना पड़ता और अलग अलग चीजें थोड़ा याद रखना पड़ता. अब इसका कोई शॉर्टकट थोड़ी तो है नहीं सर. अब कोई बोलेगा कि इंस्टीट्यूट जीएसटी को हटा दो, तो कोई मतलब नहीं है. ये सरकार का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का कैश काउ है, और गवर्नमेंट जीएसटी को इतना सारा झमेला में इसलिए डाला है कि आईएफएफ वगैरह, क्योंकि बहुत लोग जीएसटी और ये सब केस में ना बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा था. इनपुट क्रेडिट का प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहा था, स्पेशली जब हैट था तब प्रॉपर आईटीसी क्लेम नहीं होता था. ये बेसिक्स ऑफ जीएसटी में बोला गया ना, इसीलिए इतना सारा फॉर्म, इतना सारा फार्नेसिंग, ये फार्नेसिंग, वो मंथली, वो क्वार्टरली, क्योंकि बिजनेसमैन को भी थोड़ा मौका देना है. हर कोई 5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस नहीं करता, छोटा छोटा बिजनेसमैन भी है, उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी हमेशा अकाउंटेंट मेंटेन रख नहीं पाता दुकान में कि चलो भाई बिजनेस खोल लिया और अकाउंटेंट रख दिया. खुद का चलेगा तब ना अकाउंटेंट रखेगा, तो दिक्कत होता है सर. कंप्लायंस करना नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए दिक्कत होता है. हर कोई बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी को नहीं पोस्ट सकता, इवन बीकॉम पास आउट को भी नहीं रख सकता, नॉट ऑलवेज. तो थोड़ा बहुत तो ईज करना चाहिए. तो किसी के लिए टफनेस है, किसी के लिए इजीनेस है. अब ये सब मिला जुला के थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है. चलो, मिस्टर कोहली is a registered supplier in the state of Gujarat. Mr. Kohli is a registered supplier in the state of Gujarat. He is filing GST-1 every month. हर महीना वो GST-1 फाइल करते हैं. During the month of February, he went out of India and thus could not do any business transaction during that month. He believed that as there is no transaction, there is no need to file GST-1 for the month of February. Sir, Mr. Kohli सही सोच रहा है क्या? नो सर. GST-1 फाइल करना पड़ेगा. यस सर. सर थैंक यू सर. मिस्टर कोहली सही नहीं है, उनका सोच गलत है. ठीक है, मिस्टर कोहली इज नॉट करेक्ट. GST-1 needs to be filed even if there is no business activity in that tax period. Therefore, in the given case, even though Mr. Kohli was out of India and thus could not do any business transactions during the month of February, he is still required to file GST-1 for that month. क्योंकि अब मंथली स्कीम में वो भरना तो पड़ेगा सर, भरना तो पड़ेगा. इजी क्वेश्चन था. 5. मिस्टर कल्पेश इज a registered dealer in Kerala. ठीक है, साउदर्न मोस्ट स्टेट्स इंडिया का. पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन में, मतलब रेगुलर स्कीम में नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम में. 1 अप्रैल से कॉम्पोजिशन में आ गए सर. However, he opts to pay tax under regular scheme from 1 December. वो चाहते हैं कि वो कॉम्पोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट हो जाए. Is he liable to file GST-4 for the month of November? दिसंबर में वो कॉम्पोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट होना चाहता है. तो नवंबर में वो क्या करेगा? GST-4 भरेगा. GST-4 बेसिकली किसके लिए होता है? GST-4 किसके लिए होता है? कॉम्पोजिशन वालों के लिए होता है. वेरी गुड सर. जिन्होंने लास्ट क्लास अच्छे से सुना है और जो आज का क्लास को भी थोड़ा समझ पाया है, स्टार्टिंग में जो मैंने बहुत फास्ट बताया, उनको समझ में आ रहा हो. एक्चुअली लास्ट क्लास का ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया. तो GST-4 एक एनुअल रिटर्न फाइलिंग है जो कॉम्पोजिशन डीलर करते हैं. तो क्या नवंबर में वो करेगा? यही सवाल आपके सामने रखा है. देखो सर,
अब आपके मन में चल सकता है सर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते रहते क्यों चला जाएगा रेगुलर में? सर कॉम्पोजिशन स्कीम में जैसे सुविधा भी है ना, सुविधा भी, मानो कि आप जीएसटी दे के सामान तो खरीद लेते हो, जीएसटी पे करके बाई करते हो, परचेज करते हो, बट आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। कस्टमर से जीएसटी कलेक्शन पॉसिबल नहीं होता। आप जीएसटी पे तो करते हो एनुअली, क्वार्टरली, और एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हो, बट आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हो, जो पेमेंट के टाइम पे आप नहीं करते। तो आईटीसी क्लेम ना कर पाना एक कॉम्पोजिशन डीलर के लिए बहुत दुख का बात है, मतलब उनको बहुत चुभता है, मुश्किल लगता है। तो कई बार अगर बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, बिजनेस थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। He has to file GST-4 for the period prior to his opting for payment to tax under regular scheme. Therefore, in the given case, Mr. Kalpesh is liable to file GST-4 for the month of November, since he was paying tax under composition scheme during the month of November. क्योंकि वो तो दिसंबर में शिफ्ट हो रहा है, तो नवंबर में क्यों नहीं भरेगा? तो दिसंबर में शिफ्ट हो रहा है, तो फिर नवंबर में क्यों नहीं भरेगा? क्लियर ना? कॉम्पोजिशन स्कीम से कल्पेश रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो रहा है दिसंबर में, तो फिर नवंबर में क्या करेगा? अरे बोझा अच्छे। यस सर। आयन, रोशनी, नील, सनोन, बोलो सर, समझ आ रहा है आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। सर और देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जितना करो उतना कम पड़ जाए। मिसेस जरीना, registered dealer in Rajasthan, did not file GST at 3B for the month of June, but she wants to file GST at 3B for the month of July. It is possible? रजिस्टर्ड डीलर है, 3B जून में नहीं भरा, 3B जुलाई में भरना चाहता, क्या संभव है? सेक्शन 39 के रेफरेंस में जवाब देने के लिए पूछा है। सेक्शन 39 के तहत आपको ये जवाब देने के लिए पूछा है। संभव है सर, जुलाई का भर सकता है क्या? सर उस पर लेट फी फाइन लग जाएगा 100 वेरी रुपये गुड, वेरी गुड। देखो देखते हैं। As per section 39 subsection 10, a registered person is not allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax period has not been furnished. अगर आप पुराना महीने का नहीं भरे हो तो नेक्स्ट मंथ का कैसे भरोगे? Therefore, in the given case, Mrs. Jarina cannot file GST 3B for the July if she has not filed GST 3B for the preceding month, that is जून का। अगर जून का नहीं भरे हो तो जुलाई का कैसे भरोगे? तो पहले जून का भरो और उसके लिए जो भी जरूरी फाइन वगैरह है वो, ठीक है। लेकिन सिंपल बात है, आपको पूछा गया था, क्वेश्चन का आंसर कितना एकदम टू दी पॉइंट है। जून का 3B नहीं भरा आपने तो जुलाई का कैसे भरोगे? आंसर इज नॉट पॉसिबल, नहीं है। 39 सबसेक्शन 10 आपको कभी भी प्रीवियस मंथ का रिटर्न फाइल को बंद करके नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल करने को नहीं देगा। और आप रेगुलर हो, और रेगुलर ना भी हो गए होने से, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको हर मंथ का भरना है, आप मंथली रिटर्न स्कीम में हो, आपको हर मंथ का भरना है, तो पहले आप प्रीवियस का दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट का दो। तो अगर आपने जून का नहीं भरा है तो जुलाई का कैसे भरो? नॉट पॉसिबल। X has not made any outward supply during the month of September. Question number 7. However, X has procured certain input service during the month. कुछ input service उसने procure किया. X is of the opinion that he can file nil GST at 3B for the month of September through SMS. ठीक है? He can file nil GST at 3B for the month of September through SMS. Whether the undertaking of X is correct? आउटवर्ड सप्लाई कुछ नहीं किया, कुछ इनपुट सर्विस लिया ड्यूरिंग द मंथ। एक्स का ओपिनियन है कि हम GST 3B, he can file nil GST 3B for the month of September through SMS. Whether the understanding of X is correct? Explain. तो इसके लिए आपको बेसिकली थोड़ा डिटेल्स में बताना है। पहला बात, nil GST 3B means that the return has nil or no entry in all its tables, है ना। जितना टेबल GST 3B में देखने को मिलेगा, GST 3B का जो टेबल है उस पे जो टेबल है वो बेसिकली नो एंट्री हो। सिंस इन द प्रेजेंट केस X has received certain input services, कुछ इनपुट सर्विस उन्होंने रिसीव किया है, ठीक है। He cannot file nil GST 3 through SMS.
as the state input service will need to be disclosed in the table of eligible ITC in the GST. मतलब अगर आपने कुछ इनपुट सर्विस लिया, मतलब आपने परचेज किया, है ना, इनपुट सर्विस मीन्स क्या, आपने कुछ सर्विस परचेज किया तो ऑब्वियसली आपने टैक्स वगैरह दिया होगा, तो ये आपको जीएसटी 3B के टेबल में शो करना है, तो नील कैसे होगा, ठीक है। तो थ्रू एसएमएस द सेड इनपुट सर्विस विल नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, will need to be disclosed in the table of for eligible ITC in GST 3B। तो आपको बेसिकली जीएसटी 3B के अंदर एलिजिबल आईटीसी को भी दिखाना चाहिए, तो नील कैसे फाइल, तो आपने परचेज किया तो कुछ तो जीएसटी दिया होगा, है ना, इनपुट सर्विस है तो कुछ जीएसटी देके ही आपने सर्विस लिया होगा। Received input service, you cannot file nil GST 3B through SMS as the said input service will need to be disclosed in the table for eligible ITC in GST। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये थोड़ा डिटेल्स क्वेश्चंस है। He is a chartered accountant in practice and registered under GST. On a query regarding return filing process by a potential client. Query regarding return filing process by a potential client. He has represented him as a GST practitioner. He has represented him as a GST practitioner. मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑब्वियसली, बट साथ में जीएसटी प्रैक्टिशनर्स भी है, ये रिप्रेजेंट उन्होंने किया। तो यस, आई एम आल्सो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बट आई एम आल्सो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। A is of the view that since he is a qualified chartered accountant with the GST registrations in the name of his proprietorship firm, he also qualifies as GST practitioner. Is the understanding of A correct? क्या एक अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ में उसका जीएसटी, मतलब उसके बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट विद जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब उसका प्रोफेशन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप फर्म का। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स भी हैं? नो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये चीज आप दूसरे सीएस या सीएमए के बारे में भी सेम टू सेम सोच सकते हो, है ना। देखो सर, नहीं सर, ये सही बात नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, however holding a certificate of practice as a chartered accountant and having GST registration does not imply that such chartered accountant is a GST practitioner as well. For becoming a GSTP, अगर आपको GSTP होना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने लाजिम बताया था, एनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ GSTP as provided under GST law, and only upon approval of such enrollment can a chartered accountant represent himself as a GST। माने बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो जीएसटी प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशंस, जैसे आप अपने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के तहत आपको एज ए जीएसटी रजिस्टर जीएसटीपी के तहत आप जैसे अपने आपको रजिस्ट्रेशन करोगे ना, ठीक है, उसके बाद आपका अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद आप तभी आप कहलाओगे जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। एग्जाम कई बार एग्जामिनेशन कर देता है फॉर सीएस लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल बाकी लोगों के लिए करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। जो कस्टम्स का एग्जाम के बारे में बोला था ना सर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और साथ में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, उनका बिजनेस का मतलब उनके प्रोफेशन का, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है, ठीक है। जब उनको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलेगा तभी जाके वो प्रैक्टिशनर कहलाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन, चलो। क्विक टैक्स, a GST return filing service provider has asked its clients to provide these scanned copies of the tax invoice issued to B2B customers for uploading of the GST portal and filing the return. Quick Tax, a GST return filing service provider, ये बेसिकली जीएसटी रिटर्न फाइल करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपने क्लाइंट को बोलता है कि क्लाइंट टू प्रोवाइड दी स्कैन कॉपीज, स्कैन किया, ठीक है, टैक्स इनवॉइस issued to B2B customer for uploading on the GST portal and filing the return. Whether the process followed by Quick Tax is correct? क्या Quick Tax ये scanned copies of tax invoice issued to B2B customers ये कर सकता है? जवाब चाहिए, समझ में आ रहा है सर?
सर ये करेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये करेक्ट प्रोसेस नहीं है। ये सब एक्चुअली रियल लाइफ में देखा गया है, तभी इंस्टीट्यूट आपके लिए ये सब क्वेश्चंस को रेडी किया है। द रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं टू बी कस्टमर, बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहा है। Goods or service to B2B customers are required to upload the invoice-wise details of supplies made during the tax period. However, there is no requirement to upload the scanned copies of the invoice issued to customers on the GST portal at the time of filing the return. Only information is required as per GST return is to be captured in the return filing utility, and the same is to be uploaded on the GST portal and not the scanned copies of the actual invoice. Okay. बात समझ में आ रहा है सर? Registered person supplying goods or service to B2B customers required to upload the invoice-wise details of supplies made during the tax period. Tax period में उन्होंने कितना डिटेल सप्लाई किया जो पर इनवॉइस के तहत है वो होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द इनवॉइस टू द कस्टमर ऑन द जीएसटी पोर्टल। नहीं, पोर्टल में कोई कॉपी अपलोड नहीं करना है रिटर्न फाइलिंग के टाइम। सिर्फ इंफॉर्मेशन as per GST return is to be captured in the filing of utility और उसको अपलोड करना जीएसटी में, ना कि scanned copies of actual invoice अपलोड करना। तो लोग गलत सोच बैठते हैं, ठीक है, गलत ये नहीं करना है। तो क्विक टैक्स इज नॉट करेक्ट हियर, क्विक टैक्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है सर, याद रखिएगा, स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करना है, स्कैन कॉपी के टैक्स इनवॉइस के तहत डिटेल्स को अपलोड करना। ये हो गया क्विक टैक्स का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एक्स लिमिटेड इज वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस इन राजस्थान, मतलब बिजनेस को बंद कर रहा है बेसिकली, वाइंडिंग अप कर। द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज सजेस्टेड दैट एक्स लिमिटेड विल हैव टू फाइल आइदर द एनुअल रिटर्न और द फाइनल रिटर्न at the time of voluntary cancellation of registrations in the state of Rajasthan. Do you agree with the stand taken by the tax consultant of X Limited? Offer your comments. क्या टैक्स कंसल्टेंट एक्स लिमिटेड को सही सजेशन दे रहा है? आप अपना कमेंट के साथ बताओ कि टैक्स कंसल्टेंट सही है कि नहीं है। हेलो, क्या सच में एक्स लिमिटेड को एनुअल रिटर्न या फाइनल रिटर्न करना पड़ेगा? वॉलंटरी कैंसिलेशन हो रहा है उसकी तरफ से, वॉलंटरी कैंसिलेशन, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। हाँ सर, देखो, the stand taken by tax consultant of X Limited is not correct because annual return is required to be filed by every registered person paying tax as a normal taxpayer. Final return is filed by the registered persons who have applied for cancellations of registration within 3 months of the date of cancellation of the date of cancellation order. अगर उनको cancellation order होता तो, in the given case, X Limited registered person is winding up its business and has thus applied for cancellation of registration. ठीक है, therefore it is required to file both annual return and final. बात समझ में आया? हाँ सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। X Limited wind up कर रहा था राजस्थान में। Tax consultant of X Limited suggests that X Limited will have to file either the annual return or the final at the time of voluntary cancellation of registration in the state of Rajasthan. तो आपको पूछा था कि टैक्स कंसल्टेंट क्या सही है? आप अपना कमेंट करें। ऊपर सर, ऊपर में नो लिखा लेकिन नीचे में तो वही सेम बात लिखा है, सिर्फ दोनों करना ही होगा। सर आपने बात समझा ही नहीं सर, यहाँ पर ऊपर में बोला था, मतलब इसका आंसर क्यों गलत निकला, इसीलिए मैं दोबारा क्वेश्चंस को आपको पढ़ाया, उनको बोथ फाइल करना है, एनुअल रिटर्न भी फाइनल रिटर्न भी, और क्वेश्चन में बोला था कोई भी एक। देखा, धोखा खा गए ना सर, ये देखो, आइदर द एनुअल रिटर्न और द फाइनल रिटर्न, खा गए धोखा। यस सर। दोनों करना है, दोनों करना है। बोलो सर, माथा में जा रहा है जीएसटी रिटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस? और उसको कैसे लिखना है एग्जाम में।
क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकते हैं और कैसे कैसे आंसर लिखने का जरूरत पड़ता है। ठीक है सर, और भी क्वेश्चंस हो सकता है। मैंने तो आपको एक सर्टेन आइडिया दिया, मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ। सर आपके पास रिटर्न का नोट्स अगर है, ठीक है, या अगर नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लो। यहाँ से आप बहुत सारा आपको ना केस स्टडीज क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं है, बट ना डिफरेंट केस लॉ आपके सामने रखा है। डिफरेंट केस लॉ आपके सामने रखा है कि भाई कब क्या करना है नहीं करना है, इसके बारे में ना बोला है। आप ना एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें आपको डेट का आइडिया, आईएफएफ का आइडिया, सब धीरे धीरे क्लैरिटी मिले। ठीक है, सब चीज का धीरे धीरे क्लैरिटी मिले। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी मिलेगा और कुछ बातें आपको केस स्टडीज फॉर्मेट में मिलेगी। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कृपा करके आप एक बार केस स्टडीज क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। ठीक है, बिकॉज ये आपको सच में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर रिकॉर्ड टू बी फर्निश्ड इन जीएसटी 1। ठीक है, कि किस तरह का आउटवर्ड सप्लाईज जीएसटी 1 फाइल करने के लिए जरूरी है। ठीक है, रिकॉर्ड टू फर्निश जीएसटी 1 में क्या क्या डिटेल्स देना पड़ता है। ठीक है, तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला है इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्संस। ठीक है, इंटरेस्ट रेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद द इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट, मतलब सेम स्टेट के अंदर अगर है to unregistered person for each rate of tax, और अगर इंटर स्टेट है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 2.5 लाख फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स सेपरेटली फॉर ईच स्टेट, एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइस इशूड प्रीवियस। ठीक है, जो भी डेटा है ये सब फाइल करना पड़ता है। इट कैन बी सीन फ्रॉम above table that uploading of invoice depends on whether the supply is B2B or B2C। मतलब बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस टू कस्टमर भी हो सकता है, प्लस whether the supply is इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड, सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे अगर आप थोड़ा सा और नीचे, B2B का मतलब क्या है? B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन द रिसिप्ट इज आल्सो द रिसिपिएंट इज आल्सो रजिस्टर्ड सप्लायर एंड हेंस इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। B2B में जो रिसिपेंट है वो भी आईटीसी ले सकता है एज पर दी कंडीशंस। B2C मींस बिजनेस टू कंज्यूमर। इन सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन द रिसिपेंट इज कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड एंड हेंस विल नॉट बी एबल टू अवेल एनी आईटीसी। मतलब अगर आप एक कस्टमर हो, मतलब एंड कंज्यूमर हो, तो आप रिसिपेंट हो, लेकिन रिसिपेंट एज ए कस्टमर आप थोड़ी ना जीएसटी का आईटीसी क्लेम करने जाओ। जैसे हम लोग भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं दुकान से, जीएसटी देते हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है, या फिर प्रोडक्ट का बिल बनाते हैं उसमें जीएसटी देते हैं। तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, मतलब तो क्या हम लोग भी फाइल कर दे सर? हर कोई, क्या बोलते हो? हम लोग भी जीएसटी फाइल करें, आईटीसी क्लेम करें? हाँ सर, यस सर। करेंगे? हाँ हाँ सर बोल रहे। मतलब कंज्यूमर आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या? नो सर। वही B2C में जो कस्टमर है वो रिसिपेंट है, लेकिन वो आईटीसी खुद थोड़ी क्लेम कर सकता है। पर B2B में एक बिजनेसमैन एक परचेजर है, एक सेलर है ना? तो जो परचेजर है वो रिसिपेंट है, बट फिर भी वो बिजनेसमैन है ना, वो आरसीएम के थ्रू तहत भी आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, वही बात कहना चाहता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखो मिस्टर एक्स वाई मेक्स इंटरेस्टेड मतलब सेम स्टेट के अंदर, मतलब अगर मैं WB में कोलकाता में हूँ, कोलकाता से मैं WB में मतलब वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट कोलकाता से दुर्गापुर जाते हैं, सेम स्टेट, इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज फॉर ₹10,000 and 50,000 to Mr. AB, a registered persons. Okay, Mr. Y makes an interested taxable supplies for 10,000 and 50,000 to Mr. AB, जो भी registered persons है, and 1 lakh to Mr. DE, जो एक unregistered person है. He also makes interstate taxable supplies for 2,60,000 and 45,000 to Mr. RS, a registered person, and 1,50,000 to Mr. OP, an unregistered person. Mr. XY will report invoice-wise details of interstate supplies made to Mr. AB and interstate supplies made to Mr. RS in GST 1 to be filed with. क्या कहना चाहता है? मिस्टर एबी
ठीक है। AB मिस्टर XY ने जो मिस्टर AB को भेजा जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, मिस्टर XY ने 10,000 का सप्लाई किया, 50,000 का सप्लाई किया AB जो कि रजिस्टर्ड, 1 लाख का सप्लाई किया DE को जो कि अनरजिस्टर्ड, और उन्होंने इंटरस्टेट सप्लाई किया 2,60,000 का एंड 45,000 का मिस्टर RS को जो कि रजिस्टर्ड है, एंड 1.5 लाख का मिस्टर OP को किया जो कि अनरजिस्टर्ड। बट ये अपने इनवॉइस में इंटरस्टेट सप्लाईज का क्या डिटेल्स देगा, मिस्टर XY विल रिपोर्ट इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज जो मिस्टर AB को किया है, मिस्टर AB रजिस्टर्ड है, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू मिस्टर RS, ये भी रजिस्टर्ड है ना, फाइल बाय। अब आप बोलोगे तो सर ये मिस्टर DE जो जिनको 1 लाख किया इनका डिटेल्स क्यों नहीं देगा, या फिर जो मिस्टर OP है जिनको 1.5 लाख दिया उनका डिटेल्स क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनका 2.5 लाख क्रॉस नहीं किया सर। ये देखो क्या कहता है, अगर स्टेट बदल रहा है, इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स विथ इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख होगा तो वो इनवॉइस डिटेल्स में आएगा, अगर 2.5 लाख के नीचे है तो इनवॉइस डिटेल्स में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है सर? और अगर कंसोलिडेटेड डिटेल्स में बात करें, इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स with invoice value up to 2.5 lakh for each rate of tax separately for each state। इनवॉइस वाइज डिटेल्स में और कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल एंड मतलब कंसोलिडेटेड डिटेल्स भी दे सकता है, बट इनवॉइस वाइज डिटेल्स के ऊपर ये बात कर रहा है। 2.5 लाख के अंदर अगर है तो उसका डिटेल्स देना जरूरी नहीं है। तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स में किसके आएगा, सिर्फ जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ जो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर इसलिए बहुत क्लियरली बोला है, फॉर B2C सप्लाईज अपलोडिंग in general is not required as the buyer will not be taking ITC. However, still in order to implement the destination based principle, invoice of value more than 2.5 lakh in interstate B2C supply need to be uploaded. For interstate invoice below 2.5 lakh, state wise summary is sufficient, and for all interstate invoice only consolidated details did not need to be। मतलब कभी जरूरत के लिए मांग लेता है कि एज पर दी डेस्टिनेशन बेस्ड के लिए कि भाई कहाँ से कहाँ सामान जा रहा है तो डिटेल्स अपलोड, सारा का सारा डिटेल्स, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि GST R1 में क्या क्या डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाईज को भरना चाहिए, इनवॉइस वाइज में क्या आना चाहिए, कंसोलिडेटेड डिटेल्स में क्या आना चाहिए, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट के वाइज क्या आना चाहिए। बस इसी के ऊपर बात किया गया सर, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया, बट अगर आप अपना और भी नॉलेज को ग्रो करना चाहते हो, छोटा सा रिकमेंडेशन है, प्लीज छोटा सा रिकमेंडेशन है, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू करो ईच एंड एवरी केस स्टडीज को, ठीक है। अगर किसी केस स्टडीज में डाउट है, कोई समझने में दिक्कत हो रहा है, आप जरूर मुझे बताना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, पर फिर भी अगर दिक्कत हो जाए आप मुझे जरूर पूछ लेना। लेकिन एक बात बोलूंगा कि सबसे पहले ना एक बार पूरा नोट्स को छान लेना, मतलब पूरा GST रिटर्न को एक बार पूरा कंप्लीटली दिमाग से और दिल से एक बार पढ़ लेना। मैंने शॉर्ट नोट्स भी दिया, समरी नोट्स आपके मैट के नोट के नीचे ही है, क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया। तो पढ़ने क्वेश्चन आंसर को और केस स्टडीज को करने से पहले एक बार गो थ्रू पूरा कर लेना, ठीक है। थोड़ा समय देके पढ़ो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई बीच में डाउट आ जाता है पूछ लिया कर। ओके सर, आयोन नील बोलो सर, सैनन विश्वजीत। यस सर। Yes sir. ठीक है सर, ठीक है विश्वजीत, ठीक से पढ़, ओके। पूरा गो थ्रू कर, फिर केस स्टडीज को कंप्लीट कर, और क्वेश्चन आंसर तो मैंने करा ही दिया, ओके। चलो सर, प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछ लेते हैं, ठीक है सर। आज इतना ही रखते हैं, गुड नाइट सर। बाय सर। Thank you बाय sir. सर, Good night. गुड नाइट सर, गुड नाइट।